आप सभी का स्वागत है हमारे आज की क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा पहला सवाल आप सभी लोगों से ये है कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ओके, 8 लोग आ गए हैं। हम लोग 2 मिनट और वेट करते हैं, कुछ और लोग अगर जुड़ते हैं तो ठीक है, वरना हम अपनी क्लास 9:11 से शुरू करते हैं। चलिए, मेरा दूसरा सवाल आप सभी लोगों से, क्या मेरी आवाज अभी भी आप लोगों को सुनाई दे रही है? क्या आप लोगों को स्लाइड दिख रहा है? आवाज इको तो नहीं कर रही, वाइब्रेट तो नहीं कर रही? यस सर, हो रही है। Sir, हो रही है sir. अभी भी हो रही है? No, sir. अब ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. Sir, अभी भी हो रही है. की आवाज म्यूट कर दीजिए। जहां मेरी आवाज इको करे या जहां मेरी आवाज कोई सुनाई देने में आप लोगों को दिक्कत करे, वहां पे आप लोग मुझे बताएं, मैं वहां पे रुक जाया करूंगा। कोई टेक्निकल इशू होता है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग वहीं से क्लास फिर रिज्यूम कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ऑलराइट, शुरू करें? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, आज हमारा 9वां लेक्चर है, 9th लेक्चर है बायोलॉजी का, और साइंस का 9th लेक्चर है। आप लोग अक्सर ये पूछते हो कि साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं। साइंस का जो मैंने ओरिएंटेशन क्लास लिया था, जो ओरिएंटेशन वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, सिलेबस अगर आप देखेंगे बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम की या फिर कुछ अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम की, तो आप पाएंगे कि उसमें बायोलॉजी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेनली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, और उनको आप कभी कभी बायोलॉजी का हिस्सा मानते हो, कभी कभी ज्योग्राफी का हिस्सा मानते हो, और कभी कभी जीके का हिस्सा मान लेते हो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस होंगे या फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमें जो कुछ भी पढ़ना है, उसके लिए मैं आपको लाइव लेक्चर्स क्लासेस नहीं दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही मिंगल टॉपिक है और सब कुछ पढ़ने की उसमें जरूरत नहीं है। उसमें हम कुछ चुनिंदा चीजें पढ़ेंगे फिजिक्स में भी, और कुछ चुनिंदा चीजें पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भी। कैसे पढ़ेंगे, मैं उनका हैंडआउट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा होली से पहले पहले। होली से पहले पहले जब मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का हैंडआउट आपको दे दूंगा, जिसमें मान के चलिए कि केमिस्ट्री में 24 या 20 पेज रहेंगे और फिजिक्स में आपके 20 या 24 पेज रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा हैंडआउट, और उसको आपको पढ़ना है। अमूमन उससे ज्यादा या उससे बाहर एग्जामिनेशंस में कोई क्वेश्चन फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं पूछा गया है। बायोलॉजी की क्लासेस, आज की हमारी क्लास लेकर के 2 क्लासेस हमारी बायोलॉजी की बची हैं। उसके बाद हम साइंस के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे, जैसे कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ जानेंगे। उसके अलावा ब्लैक होल्स इस समय चर्चा में है, उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। नोबेल प्राइज कहाँ कहाँ मिला, क्यों मिला, इन सब के बारे में जानेंगे।
और कुछ नई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आप राह चलते देखते हैं लेकिन उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, वो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हम करंट अफेयर्स में देखेंगे। तो वो हम सब 2 या 3 क्लासेस में कर लेंगे। वो हम लोग होली से पहले 1 या 2 क्लास ले लेंगे और उसके बाद 7 अप्रैल से पहले पहले 1-2 क्लासेस लेंगे तो आपका पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर रीजनिंग हम 3 या 4 दिनों के बाद उसके जब कंप्लीट हो जाएगा शुरू कर देंगे। इसके साथ ही साथ जो क्लासेस हुई हैं उनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए थे, आप लोगों ने आंसर्स भेज दिए हैं, मैंने कुछ उसमें से चेक किए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, उनके चेक करके मैं आपको भेज दूंगा। बाकी जो लेक्चर्स हुए हैं जिनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी मैंने आपको नहीं भेजे हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग उसे आराम से करके 7 अप्रैल से पहले पहले मुझे भेज दीजिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, वो भी आप मुझे भेज दीजिएगा। तो ये तो बेसिक जानकारी हुई कि हम क्या पढ़ रहे हैं साइंस में, हमें क्या पढ़ना है, हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये सारी चीजें हो गई। और हम लोग साइंस कब खत्म करने वाले हैं, रीजनिंग कब शुरू करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें बताने के बाद वापस लौटते हैं हम आज के लेक्चर पे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैंने 2 जो हमारी फिजियोलॉजी के जो पोर्शंस हैं, सिस्टम है, तंत्र हैं, उनको मैंने इंक्लूड किया है। और आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा होगा, अगर स्लाइड छोटा या बड़ा दिख रहा है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बात को ध्यान से सुनिए, स्लाइड मैं अभी आपके ग्रुप में भेज दूंगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है नर्वस सिस्टम पे यानी तंत्रिका तंत्र पे और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से ज्यादा रेस्पिरेशन पे, श्वसन पे। आप सांस कैसे लेते हो और आपकी बॉडी में सांस लेने के दौरान कौन कौन सी चीजें होती हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है, नर्वस सिस्टम होता क्या है। देखिए, हम लोगों ने अपने पिछली क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर के बनी है और उसके बाद सेल के अलग अलग काम होते हैं। कुछ सेल मिलकर के हमारे मसल्स, हमारी मांसपेशियों को बनाती हैं। हमारे अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें अलग अलग तरीके की कोशिकाएं, अलग अलग तरीके के सेल्स पाए जाते हैं और उन्हीं से मिल करके टिश्यूज बनते हैं, ऊतक बनते हैं। जब बहुत सारे ऊतक बन जाते हैं, टिश्यूज बन जाते हैं, तो वो मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं, और अलग अलग अंगों को मिला करके हमारी बॉडी या हमारी शरीर का निर्माण होता है, हमारी बॉडी बनती है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर में आप देखते हो कि पूरा का पूरा बाहर का जो आपको हिस्सा दिखता है, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाती है आपके कंप्यूटर में, या आप अपने फोन को देखते चलिए तो फोन का स्क्रीन दिख रहा होगा, फोन का पूरा पार्ट दिख रहा होगा, बैटरी वगैरह आपको दिखती होगी। तो वो जो सिस्टम है दैट इज हार्डवेयर, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। नर्वस सिस्टम मेनली ऐसे हार्डवेयर का सिस्टम है, ऐसे छोटी छोटी नर्व्स होते हैं, ऐसी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो कि पूरी बॉडी में फैली रहती हैं। जैसे आपके कंप्यूटर के भीतर चिप लगी होगी और उसमें छोटे छोटे तार दौड़ाए गए होंगे, या आप अपने टीवी के भीतर देखते होंगे, या फिर आप अपने जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसकी स्क्रीन के भीतर देखते होंगे, उसमें पतले पतले छोटे छोटे तार दौड़ाए जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन को लेकर के जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, जो इनको तंत्रिकाएं बोलती हैं। पूरा सिस्टम बॉडी का चलाती हैं, कंट्रोल करती हैं और ये सारी चीजें करती हैं। मेन काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी में लेकर के जाती हैं। हमारी दिमाग, जैसे हमारे कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी एक सीपीयू होता है, वो भी नर्वस सिस्टम का एक भाग होता है। उसके अलावा उस सीपीयू, उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से निकलने वाला जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, अलग अलग वायर्स होते हैं, उन सबको मिला करके बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली न्यूरॉन्स का एक सिस्टम होता है। न्यूरॉन्स क्या है, सेल के कई टाइप्स होते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम से संबंधित, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको न्यूरॉन स्पेशल नेम दिया गया है, न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो सेल्स होती हैं उनको नाम दिया गया है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स का जो सिस्टम होता है उसको नर्वस सिस्टम आप कह लीजिए। अब न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन एक सेल है। बहुत सारे न्यूरॉन्स या बहुत सारे न्यूरोसेल्स आपस में मिलेंगी तो क्या बनेंगे, नर्व्स बनेंगे, तंत्रिका बनेंगे, दैट इज टिश्यू टाइप। ठीक है, जैसे सेल्स के मिलने से टिश्यूज बनते थे, वैसे नर्व सेल्स से न्यूरॉन्स के मिलने से नर्व्स बनती हैं। ठीक है,
उसके बाद फिर उससे नर्वस ऑर्गन्स बनते हैं, अंग बनते हैं, बहुत सारे तंत्रिका अंग होते हैं हमारी बॉडी में, वो बनते हैं। और वो फिर हमारी बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं और उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे न्यूरॉन का एक सिस्टम है, और इसका काम क्या है कि ये शरीर के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग भाग हैं, उनको कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, कैसे कोऑर्डिनेट करता है? मैसेजेस भेजता है। मैसेजेस कैसे भेजता है? मैसेजेस के लिए ये इम्पल्सेस होते हैं, संवेदनशीलता का गुण होता है। जैसे आप जब कोई चीज टच करते हो तो वो एक सेंसेशन होता है वहां पे, और वो सेंसेशन फिर आपके ब्रेन तक जाता है, या फिर आपकी बॉडी में कहीं पे आप पैर रखे हो मान लो, तो वो पैर के पास सेंसेशन हो रहा है। मान लीजिए आपका अंगूठा, पैर का अंगूठा जमीन पे है, तो वहां पे सेंसेशन होता है, और ये जो पूरा नर्वस सिस्टम है ये उसको दिमाग तक पहुंचाता है, और फिर हमारा दिमाग बताता है कि भाई आपने पैर को जमीन पे रखा है। और फिर वो दिमाग से वो इंफॉर्मेशन, सेंसेशन की इंफॉर्मेशन डिकोड हो करके हमारे पैर तक जाती है, और हमको पता चलता है कि जो हमारा पैर है वो जमीन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा पूरा नर्वस सिस्टम होता है। ये बेसिक आइडिया है, आप समझ लीजिए कि नर्वस सिस्टम है क्या, हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है। और होता क्या है, न्यूरॉन्स, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनसे मिलकर के ये बनता है। अब पूरा का पूरा सिस्टम, मैं बार बार इसको क्यों बोल रहा हूं कि ये सिस्टम होता है, बेसिक आइडिया ले लीजिए। आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत इजी होगा, ये इजी भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। कैसे? मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो प्रिमिटिव आदिम होती हैं, पूरी तरीके से विकसित नहीं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत अच्छे तरीके से विकसित होती हैं, और उनसे जो जीव जंतु बनते हैं, जिनकी बॉडी बनती है, वो काफी वेल डेवलप्ड होते हैं। तो जिनकी ऐसे जीव जंतु या ऐसे पौधे जिनकी बॉडी बहुत वेल डेवलप्ड होती है, उसमें नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा जटिल होता है। लेकिन जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुत साधारण और सामान्य जीव होते हैं, सरल होते हैं, उनमें भी नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन उनका नर्वस सिस्टम बहुत ही इजी होता है, बहुत ही मतलब प्रिमिटिव किस्म का होता है, बहुत आदिम तरीके का होता है। तो हमारे एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो मेनली है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम इंसान मैंने आपको बताया था, फाइलम वगैरह, संघ वगैरह पढ़ाया था लेक्चर 1 में। तो इंसान कॉर्डेटा में आता है। कॉर्डेटा यानी जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये भी नर्वस सिस्टम का ही एक ऑर्गन है। नर्वस सिस्टम यानी तंत्र का ही एक अंग है, और उसी के नाम पे या उसी गुण के कारण इंसान को कॉर्डेटा संघ में या कॉर्डेटा फाइलम में क्लासिफाई किया गया है। और फिर कॉर्डेटा फाइलम में मैमल्स यानी मैमेलिया नाम का एक डिवीजन होता है, जिसको स्तनधारी हिंदी में बोलते हैं। तो स्तनधारियों में जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और मेनली अगर उनको हमें स्टडी करना है मैमल्स में, स्तनधारियों में अगर हमें नर्वस सिस्टम को स्टडी करना है तो उसको 3 हिस्सों में हम बांट देते हैं। पहले हिस्से को जो हम नाम देते हैं उसको हम बोलते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो। ठीक है, और दूसरा जो हिस्सा, दूसरे हिस्से में जो बांटते हैं, जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, और जो तीसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। अब ये क्या है, इनको एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर समझ लेते हैं। पहले तो ये जानो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल मतलब कंट्रोल रूम टाइप का। मान लो कि कहीं 10 कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो 10 कंप्यूटर में एक ऐसा कंप्यूटर होगा जो उन 10 कंप्यूटर को हैंडल कर रहा होगा, संभाल रहा होगा कि उनमें डाटा सही तरीके से, सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पे सही तरीके से जा रही हैं अथवा नहीं जा रही हैं। या इसको और इजिली समझना चाहो तो ऐसे समझो कि मान लो आपके घर में 10 नौकर हैं, काम कर रहे हैं मान लो, और आप चाहते हो कि मैं उठ के बार बार अपने नौकरों को देखूं ना, बल्कि मैं एक जगह पे बैठ जाऊं और अपने घर के जितने भी नौकर चाकर हैं उनकी निगरानी करता रहूं। तो इसके लिए आपने क्या किया, अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया, और एक स्क्रीन आपने अपने कमरे में लगवा दी, और उस स्क्रीन पे आप बराबर देख रहे हो कि मेरा ये नौकर क्या कर रहा है, मेरा वो नौकर क्या कर रहा है, और उसी हिसाब से आप उसको गाइडेंस भी दे रहे हो जो माइक से उसके पास तक पहुंच रहा है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कुछ इसी तरीके से काम करता है। ये जो शरीर के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग अंगों में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो अलग अलग अंग होते हैं, वहां तक अपने
नर्व्स भेजता है, अपनी जो नर्व सेल्स होती हैं, तंत्रिका कोशिका होती है, उसको वहां तक भेजता है और फिर बॉडी के उस पार्ट को बताता है कि भाई आप ये काम सही से नहीं कर रहे हो या आप ये काम सही से कर रहे हो। तो ये क्या करता है, एक तरीके से कंट्रोल करता है पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और इसीलिए इसका नाम दिया गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब इसमें दो चीजें आती हैं हमारी बॉडी में, दो चीजों से मिलकर के ये बना होता है। पहला होता है आपका ब्रेन यानी मस्तिष्क, और दूसरा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु, ठीक है, या मेरुदंड, बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा। वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये जानिए कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक कमरे में बैठ के पूरे 10 नौकर चाकर को बोलता है कि भाई तुम ये करो, भाई तुम ये करो। उसके बाद फिर ये जो सीसीटीवी कैमरेज होते हैं, मान लीजिए आपके घर में 10 कमरे थे और 10 नौकर थे, एक एक नौकर एक एक कमरे में था, तो ये जो 10 सीसीटीवी है ना, इनको क्या बोलेंगे, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंस समझिए कि आपने ये जो दिमाग है, दिमाग ने इनको नियुक्त किया है, इनको अपॉइंट किया है कि बॉडी के इस पार्ट को भाई तुम्हें देखना है। पेरिफेरी एक शब्द होता है इंग्लिश में, आप लोगों ने जिन्होंने मैथ्स पढ़ा होगा 10वीं में, उन्होंने पढ़ा होगा सर्कल, वृत्त, और उसमें उसकी परिधि का निकालने का फॉर्मूला भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, 2πr। तो जो पेरिफेरी होता है वो क्या होता है कि सर्किल का एक सेंटर होता है, वृत्त का एक केंद्र होता है, और उसके बाद उस केंद्र पे हम लोग वो प्रकार रख के गोला बनाते थे। तो वो गोले की जो आउटर वाली लाइन होती थी ना, उसको हम लोग बोलते थे सर्कमस्फेयर या फिर परिधि, पेरिफेरी। तो कोई चीज जो डिस्टेंस पे है, जो सेंटर से दूर है, उसको बोलते हैं, या किनारों पे है, उसको बोलते हैं पेरिफेरी, हिंदी में बोलते हैं परिधि। तो जो कुछ भी, जितनी भी नर्व्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर होती हैं, उन सभी नर्व्स को मिलाकर के बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसके अंतर्गत क्या आता है अभी हम आगे देख लेंगे। उसके बाद जो तीसरा टाइप होता है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये ऑटोनॉमस होता है, अंग्रेजी में एक शब्द है ऑटोनॉमस। जैसे बीएचयू जो आपका है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्ता का एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, स्वायत्त इंस्टीट्यूशन है, स्वायत्त संस्थान है। ऑटोनॉमस या स्वायत्त का मतलब क्या होता है कि हाँ ठीक है, आप हमारे अंडर में हो, आप हमारे नीचे हो। सरकार ने बीएचयू से कहा कि ठीक है आप हमारे अंडर तो हो, लेकिन हम आपको कुछ छूट देते हैं। क्या क्या छूट देते हैं कि आप अपना सिलेबस अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, आप नया कोर्स चला सकते हो, और कुछ ऐसी ही छूटें उसको दी गई। तो वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, टोटली पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, थोड़ी छूटें मिली हैं, और उसके बाद गाइडेंस में और निगरानी में गवर्नमेंट के काम तो कर रहा है बीएचयू, लेकिन उसको तमाम छूट मिली हुई है, इसलिए बोलते हैं कि ऑटोनॉमस है। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स होती हैं जो कि दिमाग के या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के निगरानी में तो काम करती हैं, लेकिन उनको बहुत सारी छूट मिली होती हैं कि नहीं ये तुम अपना देख लो, इसके लिए मुझसे ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है, तुम स्वायत्त हो, तुम ऑटोनॉमस हो। तो वो जो नर्वस, वो जो ऑर्गन्स, वो जो नर्व सेल्स होती हैं, वो जो न्यूरॉन्स होती हैं, उन अंगों के जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो मिलकर के बनाते हैं आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आपके बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, सेंट्रल, पेरिफेरल और उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या क्या मिलकर के बनाते हैं, ये हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का देखा है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है। तो पहले आइए इन्हीं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले न्यूरॉन्स का मैं बार बार नाम ले रहा हूं कि न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन होता क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में न्यूरॉन के बारे में पूछा जाता है। इस स्लाइड को देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होता है। हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो सेल्स से मिलकर के बनी होती है। सेल्स को मिला करके टिश्यूज बनते हैं, ऊतक बनते हैं, टिश्यूज को मिला करके ऑर्गन्स बनते हैं, अंग बनते हैं, और अंगों को मिला करके हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो ये जो न्यूरॉन होता है, ये पूरे के पूरे जो आपका नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। यानी आपके तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में जो कुछ भी होता है, वो उसका जो बेसिक यूनिट होता है, उसकी जो मूलभूत इकाई होती है, वो होती है न्यूरॉन। इसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, यानी वो कोशिका, वो सेल जो नर्वस सिस्टम से संबंधित है।
स्ट्रक्चरल मतलब पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम इन्हीं न्यूरॉन्स या इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और फंक्शनल यूनिट का मतलब कि जो कुछ भी पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम में हो रहा है वो एक सिंगल न्यूरॉन या एक अकेली तंत्रिका कोशिका में भी हो रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो आज जान लीजिए और इसको याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होता है न्यूरॉन। कोई कोई न्यूरॉन 90 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। 90 सेंटीमीटर कितना हो गया? आप लोग एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स में आप लोग लेकर के या अपने स्कूल के एग्जाम्स में 30 सेंटीमीटर की एक लंबी वाली स्केल लेकर के जाते रहे होगे, कभी लेके गए होगे। तो एक स्केल जो होती थी वो 30 सेंटीमीटर की होती थी। अब उसी स्केल से 3 बार नाप लो तो वो उतना 90 सेंटीमीटर हुआ। तो हमारी बॉडी में एक ऐसा न्यूरॉन भी है जो 90 सेंटीमीटर है। अब वो न्यूरॉन कौन सा है आपको पता चल जाएगा, आप दिमाग लगाइएगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं, गूगल सर्च करेंगे, गूगल सर्च पे भी मिलेगा नहीं। वो न्यूरॉन कौन सा है, वो कोशिका कौन सी है, इसके बारे में जानने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है एग्जाम में, बट इतना जानिए कि हमारी बॉडी में एक न्यूरॉन है, एक तंत्रिका कोशिका है जो कि सबसे लंबी है और वो 90 सेंटीमीटर है। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो आप लिखेंगे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ठीक है। और ये जो न्यूरॉन होता है ये मैसेजेस को ट्रांसफर करता है। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, 3rd नंबर पे देखेंगे इस स्लाइड में, जो तीसरा वाला पॉइंट मैंने लिखा है उसमें लिखा है कंडक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस। इलेक्ट्रोकेमिकल संवेदनाएं भेजता है ये। मतलब आपका जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप पैर जमीन पे रख के बैठे होगे तो आपका पांव का अंगूठा या आपका पांव का तलवा सेंसेशन पैदा करता है अपने लेवल पे, स्किन के लेवल पे, और फिर वो इंफॉर्मेशंस जो है वो आपके ब्रेन तक जाती हैं। तो आप ये सोचिए कि इतनी जल्दी ये कैसे पहुंच जाती हैं। इतनी जल्दी ये इसलिए पहुंच जाती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल इंफॉर्मेशंस के रूप में जाती हैं। ये एक मतलब इनमें बिजली और केमिकल, विद्युत रसायन दोनों का गुण होता है। अब वो मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है कि ये कैसे होता है, ये सारी चीजें आपके काम की नहीं है, वो बहुत एडवांस लेवल का रिसर्च भी अभी भी उस पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो वो नहीं जानना है। बस आपको ये जानना है कि ये जो इम्पल्स आपके पैर के अंगूठे से आपके दिमाग तक जा रहा है ये न्यूरॉन्स के सहारे जा रहा है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन को, तीसरा न्यूरॉन चौथे न्यूरॉन को ऐसे भेज रहा है और फिर ये आपके दिमाग तक पहुंच रही है। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस के रूप में है, मतलब वो कोडेड है, उनमें इलेक्ट्रोकेमिकल कोडिंग पड़ी हुई है। ठीक है। और वो पहला न्यूरॉन पहली तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका को देती है, दूसरी तंत्रिका कोशिका तीसरी तंत्रिका कोशिका को देती है। कैसे देती है ये मैं भी आपको अगली स्लाइड में बताता हूं। उससे पहले आप ये जान लीजिए, 2 टर्म्स और जान लीजिए जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि डेंड्राइट्स कहाँ पाए जाते हैं या डेंड्राइट क्या होते हैं। तो आप अगर इस इमेज को देख रहे होंगे, अपनी स्लाइड को देख रहे होंगे, तो इसमें एक तारे जैसा दिख रहा होगा आपको लेफ्ट साइड में। जो न्यूरॉन का पिक मैंने डाला है, तंत्रिका कोशिका का जो चित्र मैंने डाला है उसमें बाईं तरफ आपको तारे जैसा दिख रहा होगा। और उसके बाद तारों में ऐसे कलगी निकली होगी, झाड़ू जैसा, छोटे छोटे रेशे, फाइबर टाइप के तंतु छोटे छोटे निकले हुए हैं। तो ये जो तारों वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं न्यूरॉन बॉडी। न्यूरॉन का जो शरीर होता है वो होता है ये जो लेफ्ट साइड में है, तारों जैसा जो दिख रहा है वो। और उस तारों के जो बाल होते हैं ना, ये रेशे जो निकले हुए हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है। और डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, ये डेंड्राइट्स दूसरा जो न्यूरॉन, जैसे इसके बगल में कोई न्यूरॉन होगा तो उसको सेंसेशन भेजता है। नर्व का जो आपका इंपल्स होता है, जो आपके पांव का अंगूठा वाला मैंने एग्जांपल दिया, तो अंगूठे के पास जो न्यूरॉन होगा उसका जो डेंड्राइट होगा वो उसके ऊपर वाले जो न्यूरॉन होगी उसको अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा। तो मेनली ये जो नर्व इंपल्स होता है, जो कोशिका का संवेदनाएं होती हैं उनको ट्रांसफर करने का काम करता है। और मेनली ट्रांसफर क्या करता है, वो पूरे के पूरे न्यूरॉन में पैदा करता है। ट्रांसफर तो वो आपका होगा एक्सॉन से। कैसे देखो, ध्यान से देखो इसको। आपके दिमाग में मान लो कोई आइडिया आया तो वो समझ लो कि न्यूरॉन की बॉडी में आया, तारे वाले हिस्से में आया, और फिर आपके हाथ को आपके दिमाग ने बताया कि ये काम करो, तो वो वहां तक पहुंच रहा है। तो ये जो पूंछ निकली हुई है ना राइट साइड में, देख रहे होगे येलो कलर का,
उसको बोलते हैं एक्सॉन। वो एक्सॉन लेकर के जाता है इंफॉर्मेशन दूसरे हिस्सों तक, ठीक है। तो जैसे आपकी बॉडी में दिमाग होता है, वैसे ही एक न्यूरॉन यानी कोशिका में भी एक बॉडी होती है, ठीक है। उसके छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको डेंड्राइट बोलते हैं। ये डेंड्राइट क्या होते हैं, आपकी जो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होते हैं उसमें इम्पल्स को जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। और उसके बाद वहां पे जो आपकी खोपड़ी में जो पैदा हुआ वो फिर आपके नर्व सिस्टम के थ्रू आपके हाथ तक पहुंच रहा है। वैसे ही न्यूरॉन में, बॉडी में जो कुछ भी जनरेट हुआ डेंड्राइट के कारण, वो एक्सॉन लेकर के जाता है दूसरे हिस्से में। कैसे लेके जाता है अगली स्लाइड में बताता हूं। फिर से समरी में बता देता हूं कि डेंड्राइट क्या होते हैं। डेंड्राइट आपके न्यूरॉन में ऐसे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो नर्व इंपल्स को जनरेट करते हैं, तंत्रिका संवेदनाओं को पैदा करते हैं। और ये तंत्रिका संवेदनाएं या इंपल्स कब पैदा होंगे, जब ये किसी रिसेप्टर या किसी दूसरे न्यूरॉन के टच में आएंगे, संपर्क में आएंगे, ठीक है। और एक्सॉन क्या होते हैं, एक्सॉन वो होते हैं जो डेंड्राइट में जो नर्व इंपल्स या फिर तंत्रिका संवेदना पैदा हुई है उसको लेकर के दूसरी जगह पे जाते हैं। इसको इस फिगर में, इस स्लाइड में देखो। इसमें इस स्लाइड में पिक को देखो, इसमें देखो न्यूरॉन लिखा हुआ है सबसे ऊपर राइट साइड में, तारे जैसा। और तारों के बाद उसके देखो उसके पूंछ निकले हुए हैं और वहां पे लिखा हुआ है डेंड्राइट, ठीक है। ये जो बाल होते हैं न्यूरॉन बॉडी के, जो बाल होते हैं वो डेंड्राइट होते हैं। तो डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के टच में आया है और फिर उसने न्यूरॉन की बॉडी में सेंसेशन पैदा किया है, इम्पल्स पैदा किया है। और फिर देखो इसकी पूंछ, इसकी पूंछ को हमने बोला था एक्सॉन। एक्सॉन क्या कर रहा है, वो जो इम्पल्स या वो जो सेंसेशन है ना, वो पैदा हुआ था उसको लेकर के जा रहा है दूसरे वाले न्यूरॉन के नीचे, देखो लेफ्ट साइड में, दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे, ठीक है। फिर उस दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे ये इम्पल्स पैदा करेगा और फिर उस दूसरे वाले का न्यूरॉन भी अपने एक्सॉन के सहारे अगले वाले न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा। अब ये तो पूरा प्रोसीजर होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाता है इंफॉर्मेशन। इसमें दो वर्ड्स ध्यान से देखो, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं और सिनेप्सिस क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं जो आपके इसी न्यूरॉन या इसी कोशिका के भीतर पाए जाते हैं, ठीक है। और मेनली उन्हीं से इम्पल्स आपका उन्हीं को ट्रांसफर किया जाता है। आपकी जो न्यूरॉन होती है वो उन्हीं मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करती है, ठीक है। और दो न्यूरॉन कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं और सिनेप्सिस क्या होते हैं। देखिए जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो कोई मैसेज होता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू पूरी बॉडी में आता जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में। तो जब इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन के लास्ट में पहुंचता है, एक्सॉन के लास्ट में पहुंचता है, तो फिर वो कुछ केमिकल रिलीज करता है, कुछ छोटे छोटे अणु जो है वो छोड़ता है अगले वाले न्यूरॉन को। जैसे मान लो कि आप अपने दोस्त को 10 रुपए दे रहे हो और कह रहे हो कि जाओ मेरा ये सामान ले आओ, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, पापा या मम्मी ने मना किया है, तो आप मेरे 10 रुपए ले लो, आप मेरे लिए एक पेन ला दो। तो आप पहले न्यूरॉन हो गए, आपका जो दोस्त था वो दूसरा न्यूरॉन हो गया। फिर आपने जो 10 रुपए दिए हैं वो 10 रुपए न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, ठीक है। और आपके दोस्त और आपके बीच में 10 रुपए देते समय जो दूरी रहेगी, 1 या 2 फीट की दूरी रहेगी, उसको बोलेंगे सिनेप्सिस। बस सिंपल सा समझो कि आप अपने दोस्त को जैसे 10 रुपए दे रहे हो, वैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देता है और उन दोनों के बीच में जो दूरी होती है उस समय इंफॉर्मेशन देते समय उसको बोलता है सिनेप्सिस। और इंफॉर्मेशन वो कैसे दे रहा है, पैसे दे रहा है, यानी मॉलिक्यूल्स दे रहा है जिनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये न्यूरोट्रांसमीटर का नेचर कैसा होता है, जैसे हम लोग पैसा दे रहे हैं वैसे उसका नेचर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल, है ना। उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, वो मतलब करंट भी होता है उसमें, समझ लो। और वो केमिकल कंपोजिशन भी उसका कुछ होता है। बस इतना जानो, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो न्यूरॉन के बारे में हो गया। न्यूरॉन के बारे में 3 या 4 चीजें पूछी गई थी जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दी।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछा जाता है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमारे एग्जाम में, वो है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो मैंने आपको बताया कि दो चीजों से मिलकर के बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और फिर आपका मेरुरज्जु। तो ब्रेन के बारे में क्या पूछा जाता है कि आपके पास दिमाग है कि नहीं, ये नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाता है कि ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं। तो ब्रेन के जान लो कि तीन हिस्से होते हैं। एक होता है आपके आगे का दिमाग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, अंग्रेजी में फोर ब्रेन। उसके बाद उस फोर ब्रेन के नीचे जो ब्रेन होता है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, हिंदी में मध्य मस्तिष्क। और सबसे नीचे जो ब्रेन का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, या इसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। अब आप अपने सिर पे हाथ रखो, तो आपने अपने सिर पे अगर सबसे ऊपर हाथ रखा है तो बस उसी के नीचे फोर ब्रेन है, ठीक है। और उसके बाद आप अपने कान के पास, अपने गर्दन के पास, जिसको आप बोलते हो कि पीछे का दिमाग है, नाना पाटेकर की कोई मूवी थी तो उसमें बोला था पीछे के दिमाग पे नहीं मारने का, पीछे के दिमाग पे मारोगे तो जान चली जाएगी। तो वो जो हिस्सा है आपके गर्दन के ऊपर का, वहां पे है आपका पश्च मस्तिष्क, पीछे का दिमाग, हिंड ब्रेन। और आपके ऊपर वाले दिमाग के और पीछे वाले दिमाग के हिस्से के बीच में जो दिमाग है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। अब ये तो हो गया कि आगे दिमाग हो गया, पीछे दिमाग हो गया, बीच का दिमाग हो गया। इसको ध्यान से देखो फिगर में, जो पिंक वाला हिस्सा है वो है फोर ब्रेन, आगे का दिमाग। और जो हल्का पर्पल कलर का जो दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है हिंड ब्रेन, ठीक है। और उसके बीच में बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो है मिड ब्रेन। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको बहुत तरीके से जब इसको खोल के, जब इसको काट पीट के दिमाग को देखा गया, तब इसमें देखा गया कि इसमें तो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। सबको हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना जानना है कि तीन मेन हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और कुछ डिटेल में थोड़ा चला जाना है कि फोर ब्रेन किससे मिलकर के बना होता है, मिड ब्रेन किससे मिलकर के बना होता है, और हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क किससे मिलकर के बना होता है। मैंने ये सारी चीजें आपके हैंडआउट में लिख दी हैं। हैंडआउट मैं आज रात या कल सुबह आपको भेज दूंगा, तैयार हो गया है। लेकिन यहाँ फिगर में आप देख लो बस फॉर बेसिक आइडिया, और ज्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना है। जो फोर ब्रेन होता है वो दो मेन चीजों से मिलकर के बनता है। पहला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सेरेब्रम, CEREBRUM, सेरेब्रम। जो सेरेब्रम होता है ना, वो हमारे दिमाग का 80% भाग होता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपके दिमाग का सबसे ज्यादा पार्ट कौन एक्वायर करता है, ठीक है, आपके दिमाग का सबसे ज्यादा भाग कौन लेता है। तो उत्तर में दिया जाता है कि सेरेब्रम या थैलेमस या ब्रेन स्टेम या फिर मेडुला। तो आप उत्तर में लिखोगे कि हमारे दिमाग का जो 80% भाग है, 80% पार्ट है, वो सेरेब्रम से मिलकर के बना है। अब जब ये साइंटिस्ट ने इसको काटा दिमाग को और उन्होंने पाया कि 80% तो सेरेब्रम है, तो उन्होंने सेरेब्रम को काट दिया फिर। तो जब उन्होंने सेरेब्रम को काटा तो उन्होंने देखा कि ये दो भागों से मिलकर के बना है। जैसे आप लोग चना खाते हो ना, तो चने को आप बीच में तोड़ोगे तो दो भागों में बढ़ जाएगा, जो मैंने पढ़ाया था बीज पत्री, एक बीज पत्री और दो बीज पत्री, तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा बराबर बराबर। तो ऐसे ही जो सेरेब्रम है ना, ये भी दो बराबर बराबर हिस्सों में मिलकर के बना होता है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्फीयर, हिंदी में गोलार्ध, गोल गोल आधे आधे गोले। जैसे बॉल है, बॉल को बीच से काट दो तो आधे आधे गोले मिल जाएंगे ना, गोलों का आधा, उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं गोलार्ध और इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो एक राइट हेमिस्फीयर होता है सेरेब्रम में और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है सेरेब्रम में, ठीक है। उन्हीं से मिलकर के बनता है। और ये जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं, जो दोनों आधे आधे गोले होते हैं, इनको एक फेविकोल लगा के चिपकाया जाता है। उस फेविकोल को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। इस फिगर में दिखेगा, मैं अभी जब स्लाइड आपको भेज दूंगा ग्रुप में तो आप देखना ध्यान से कि जो सेरेब्रम है वो किससे चिपकता है, वो कॉर्पस कैलोसम से मिलता है। दोनों जो हिस्से होते हैं सेरेब्रम के, वो कॉर्पस कैलोसम से मिल करके जुड़ जाते हैं। अब एग्जाम में ये तो पूछ लिया कि सेरेब्रम सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा एक्वायर करता है कि नहीं दिमाग में। और क्या पूछता है सेरेब्रम से रिलेटेड, वो पूछता है कि क्या काम करता है। तो तीन मेन काम करता है। जब आप खाना खाते हो तो आप अपने खाने को निगलते हो, या पानी पीते हो तो पानी को निगलते हो। तो वो वाला जो आइडिया देता है वो सेरेब्रम देता है कि भाई निगलो या भाई इसको मत निगलो, ठीक है, वो सेरेब्रम बताता है।
इसके अलावा आपको कोई जो मूवमेंट शुरू करनी होती है, जैसे आप लोग अभी बहुत लोग फोन देख रहे होगे तो आपको दिमाग में आया होगा कि चलो भाई लेट जाते हैं, बहुत बोर हो रहे हैं, ठीक है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये आइडिया कौन दे रहा है? ये आप नहीं दे रहे हो, ये आपका सेरेब्रम दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे या मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो सारा काम जो है वो 80% जो दिमाग का भाग है सेरेब्रम वो करता है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है फोर ब्रेन यानी आगे के दिमाग का, उसको बोलते हैं डेंसिफिलोन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो जानने लायक है उसके बारे में वो मैंने हैंडआउट में लिख दिया है। उसके बाद फिर मिड ब्रेन के बारे में जानते हैं। मिड ब्रेन भी दो चीजों से मिलकर के बना है, मैंने हैंडआउट में लिख दिया है, एग्जाम में आपसे कभी ज्यादा पूछा नहीं गया है। एग्जाम में मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क के बारे में जो पूछा गया है वो ये है कि इसका काम क्या है। हम लोगों ने जब आंख के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने ये बोला था कि हमारे आंख में नर्व सेल्स आती हैं, तंत्रिका की कोशिकाएं हमारे आंख के रेटिना के पीछे से आती हैं और रेटिना पे जो फोकस बनता है वो सारा इंफॉर्मेशन लेकर के दिमाग तक जाती हैं। तो दिमाग के कौन से भाग में लेकर के जाती हैं? इसी मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क वाले एरिया में लेकर के जाती हैं, ठीक है। और जो कान होता है, मैंने कहा था ना कि कान, आपकी बॉडी का जो बैलेंस होता है वो कान से होता है। तो कान की भी जो नर्व सेल्स होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो इंफॉर्मेशन ले जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, वो आपके मिड ब्रेन में लेकर के जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हिंड ब्रेन या फिर पश्च मस्तिष्क या फिर पीछे का दिमाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें सेरेबेलम के बारे में बहुत पूछा जाता है, फिर ब्रेन स्टेम के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, और इसमें मेडुला ऑब्लंगाटा नाम का एक ऑर्गन टाइप का होता है, उसके बारे में बहुत पूछा जाता है। शॉर्ट में समझ लेते हैं, बाकी मैंने हैंडआउट में लिखा है। देखो वहां सेरेब्रम और ये सेरेबेलम, इन दोनों में वर्ड में अंतर है, तो कंफ्यूज मत होना। सेरेब्रम आगे के दिमाग में पाया जाता है, फोर ब्रेन में पाया जाता है, जबकि सेरेबेलम पीछे के दिमाग में पाया जाता है, हिंड ब्रेन में पाया जाता है। तो जो सेरेबेलम होता है, फिगर में अगर आप देखोगे तो वो मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरेब्रम दोनों से जुड़ा होता है। अभी फिगर आप बाद में देखना, वो दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेरेबेलम का काम क्या है? सेरेब्रम का काम तो मैंने बता दिया कि वो आपको निगलने में मदद करेगा और ये सारा काम करेगा। सेरेबेलम का काम क्या है? जो सेरेबेलम का काम है वो है कि आपके जो वॉलेंटरी मूवमेंट है, जैसे मूवमेंट इनिशिएट तो कर दिया, आगे के दिमाग ने ये बोल दिया कि हाँ भाई चलो लेट जाते हैं, बहुत बोर हो रहे हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? आदेश तो दे दिया सेरेबेलम ने, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का जो आदेश देगा वो होगा हिंड ब्रेन। तो ऐसे समझो जैसे मोदी जी ने कह दिया, मोदी जी सेरेब्रम है, आगे का दिमाग, वो बोले कि भाई सिलेंडर बंटवा दो गरीबों में, तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? डीएम साहब करेंगे, ठीक है, या आपके लोकल लेवल पे एमपी एमएलए विधायक करेंगे, ठीक है। तो वो जो सेरेबेलम है वो विधायक हैं, सेरेब्रम है वो मोदी जी हैं, या सेरेब्रम मोदी जी हैं और जो सेरेबेलम है वो डीएम साहब हैं, इसको ऐसे याद रखो। तो जो सेरेबेलम है वो पीछे के दिमाग में पाया जाता है, सेरेबेरम आगे के दिमाग में पाया जाता है। सेरेबेलम किसी चीज को शुरू करता है, और जो सेरेबेलम होता है पीछे के दिमाग में जो पाया जाता है वो उसको मॉडरेट करता है कि हाँ भाई कैसे किया जाना है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके मसल्स के टोन को, आपका जो मसल्स का मूवमेंट होता है उसको भी बनाए रखने में हेल्प करता है, और भी कुछ काम ये करता है, वो हैंडआउट में लिखा है, वो आप देख लेंगे। फिर उसके नीचे देखो ब्रेन स्टेम है, ये लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वो थोड़ा पिंकिश कलर का, पिंकिश क्या है, रेड है थोड़ा, तो उसको देखो, उसमें दो चीजें लिखी हैं, एक तो है पॉन्स और एक है मेडुला। तो ये जो पॉन्स होता है इसको बोलते हैं पॉन्स वेरोली। इसका काम क्या होता है? आप जो सांस लेते हैं तो उसको पॉन्स वेरोली कंट्रोल करता है। तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि श्वसन को दिमाग का कौन सा हिस्सा, सांस लेने की जो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है उसको दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पीछे के दिमाग में एक ब्रेन स्टेम नाम की चीज होती है, दिमाग का तना है ना, जैसे पौधों का स्टेम होता है वैसे आपके दिमाग का भी एक स्टेम होता है जिसपे पूरा का पूरा दिमाग टिका होता है। तो वो वाला जो हिस्सा है वो हमारे रेस्पिरेशन या हमारी ब्रीथिंग इस सबको कंट्रोल करता है, ठीक। और उसके बाद फिर मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, सबसे नीचे का हिस्सा देखिए लेफ्ट साइड में। मेडुला ऑब्लंगाटा हमारी ब्रेन का सबसे लोवेस्ट पार्ट है, सबसे नीचे का हिस्सा है, और ये सिलेंडर इन शेप होता है, हल्का बेलनाकार जैसा होता है, बेलन जैसा होता है। और फिर यही मेडुला ऑब्लंगाटा जाकर के आपके स्पाइनल कॉर्ड से, आपकी रीढ़ की हड्डी से जाकर के जुड़ जाता है,
और उसके बाद फिर आपके वहां पूंछ तक चला जाता है। ठीक है, इसके बारे में मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में थोड़ी चीजें जान लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो मैंने बताया कि पोन्स आपका कंट्रोल कर रहा है रेस्पिरेशन को या श्वसन को, मेडुला ऑब्लंगाटा उसको एग्जीक्यूट करता है। आपके दिल संबंधी या हृदय संबंधी जो चीजें होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है। आप किसी चीज पे जब रिफ्लेक्ट करते हो या प्रतिक्रिया देते हो तो उसको भी मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है। और आपकी बॉडी में जो खून ले जाने वाली नलिकाएं होती हैं, नालियां होती हैं, पाइप्स होते हैं, वो कितनी मोटी होंगी कितनी पतली होंगी ये भी मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडआउट में मैंने लिख दिया है, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मेडुला ऑब्लंगाटा जाके किससे मिलता है? स्पाइनल कॉर्ड से। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल में अगर हम पढ़ने लगेंगे तो उसको जानने का हमें वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो नील निकलेगा, क्योंकि एक या दो बार पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दिमाग के अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और क्या होता है, तो सीधा सा बात है स्पाइनल कॉर्ड होता है। और एक बार पूछा गया था कि स्पाइनल कॉर्ड मेनली होता क्या है, मतलब क्या काम करता है, तो बहुत सारे जो रिफ्लेक्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो बहुत सारी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनका सेंटर होता है। ठीक है, सेंसेशंस वगैरह जो होती हैं तो हमें कैसे क्या करना है उसका सेंटर ये होता है। और उसके बाद फिर वही मेडुला ऑब्लंगाटा से जुड़ा होता है, तो दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है उसको बॉडी के अलग अलग हिस्सों में लाने और ले जाने का जो काम करता है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। बस अभी इन स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे नर्व्स निकले होते हैं, वो आपके देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, जो मैंने बताया था परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो देखिए ये लेफ्ट साइड में जो इमेज लगा हुआ है उसको देखिएगा, उसमें रीढ़ की हड्डी से बहुत सारे नर्व्स निकले हुए हैं, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं निकली हुई हैं और बॉडी के अलग अलग हिस्सों में गई हैं। ठीक है, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड था वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया था, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से जो ब्रांचेस निकली हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। और उसके बाद जो आपका दिमाग होता है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वहां पे भी कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो मेनली दिमाग के आइडियाज को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने ले जाने का काम करती हैं। छोटे छोटे तार होते हैं, जैसे राइट साइड वाले फिगर में देखो, आपके कान तक लाने वाले, आपके आंख तक लाने वाले। तो दिमाग तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लेकिन वो जो छोटे छोटे तार है ना, छोटे छोटे वायर हैं, वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे। बस इसके बारे में इतना ही जानना काफी है, ज्यादा टाइम देना बेवकूफी है। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसे नर्वस सिस्टम होते हैं जिनको ऑटोनॉमी दे देता है दिमाग आपका, कि भाई तुम अपने हिसाब से भी देख लो। तो ये फिगर मैंने यहाँ पे लगाया है, बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे आपके आंख में कुछ ऐसे कोशिकाएं पाई जाती हैं जो ऑटोनॉमस होती हैं, मतलब दिमाग उनको कंट्रोल तो करता है लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं करता। जैसे आपके दिल की जो कोशिकाएं होती हैं, मैसेजेस भेजता तो है दिमाग कि हाँ भाई ठीक है ये करना, लेकिन वो झगड़ा नहीं करता उससे कि क्यों नहीं किए, बाकी सबसे लड़ लेता है। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट आप थोड़ा देख लेना अगर आपका मन करेगा। नहीं देखते हो तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला एग्जाम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं रिस्पिरेशन पे, श्वसन पे। इसको पढ़ने के से पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई, 1 मिनट मुझे समय दीजिए। आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही है ना? सब लोग सो तो नहीं गए? कोई बोले भाई? ठीक है, सब लोग की आवाज देखो और देखो। चलो शुरू करते हैं। देखो रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है। हिंदी में बोलते हैं श्वसन, अंग्रेजी में रेस्पिरेशन। मैंने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं रेस्पिरेशन पढ़ाने लगा, क्यों? देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है? आप तो बोल दिए कि सर आप हमें पढ़ा रहे हैं और फिर आप बोल रहे हो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें पढ़ना है। जी हाँ, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से बहुत कम सवाल पूछे गए हैं। आपकी बॉडी में आप कैसे सांस ले रहे हो इसके बारे में बहुत कम सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने पेपर एनालाइज किया तब। और जो पूछा गया है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जैसे आपके नाक के बारे में पूछ लिया है, तो नाक के बारे में मैं सब आपको बता चुका हूं। जो 1 या 2 है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से,
आपकी बॉडी में जो पूरा पूरा सिस्टम होता है उससे जो एक या दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं वो मैंने अभी आगे बताया है आपको। लेकिन रेस्पिरेशन के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है कि ये होता क्या है, ये सांस लेना है क्या, हवा लेना अंदर और हवा बाहर निकालना और अंदर लेना, यही है क्या? ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, यही है रिस्पिरेशन? ध्यान से सुनो, रेस्पिरेशन क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वहां पे हमने पढ़ा था कि ग्रेनम होता है, स्ट्रोमा होता है, फिर उसमें एनटीपी बनता है, एटीपी बनता है। एटीपी के रूप में, एनर्जी कॉइन के रूप में हमारी जो पूरी की पूरी एनर्जी बनती, जो खाना बनता है, वो स्टोर होता है पौधों में। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो मान लो कि सलमान खान ने दबंग बनाया, फिर सलमान खान ने ये बोला कि अब हम दबंग 2 भी बनाएंगे। तो अगर फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण दबंग था, तो ये जो रेस्पिरेशन है ये दबंग 2 है। यानी प्रकाश संश्लेषण से जो खाना स्टोर हुआ है उस खाने को यूज करना, वो जो एनर्जी सिक्का मिला है, एटीपी मिला है, उसको खर्च करना रेस्पिरेशन में होता है। और इजीली समझो, ये लाइन मैंने आपके हैंडआउट में लिखी है कि नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज द नेक्स्ट मूवी इन द मूवी सीरीज ऑफ फोटोसिंथेसिस। श्वसन प्रकाश संश्लेषण की जो मूवी सीरीज है ना, सीक्वल उक्वल बनता है खूब, दबंग 1 दबंग 2, तो उसमें अगला वाला जो मूवी होता है वही है। इसको और इजीली मैं तुमको समझाता हूं, आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए आपके पापा बहुत मेहनत किए, मान लीजिए, तो वो पौधे जैसे प्रकाश संश्लेषण में मेहनत किए, या मम्मी जॉब करती है, मम्मी मेहनत की, उन्होंने एटीपी बनाया, पैसे बनाए, एनर्जी कॉइन बनाया। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के बाद एनर्जी कॉइन बनता था, ऊर्जा का सिक्का बनता था, वैसे ही मम्मी पापा ने भी कॉइन बटोर के वो लाए, ठीक है, और उन्होंने आपको दे दिया कि लो बेटा 10 रुपए ले लो। तो आपके मन में ये आया कि ये 10 रुपए अगर मैं रखे रहूंगा तो कब तक काम चलेगा, चलो इसका बिस्किट खा लेते हैं, या डेयरी मिल्क या 5 स्टार खा लेते हैं। तो उस सिक्के को आप दुकान पे ले करके जाओगे, तुड़वाओगे, ठीक। अब इतना सीन ध्यान में रखो कि मम्मी पापा ने पैसे बटोरे, उन्होंने आपको दिया, और आप ले जा करके उसको यूज कर दिए, उसको तुड़वा दिए। तो मम्मी पापा जो कर रहे थे वो था फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, पैसे कमाना, एनर्जी कॉइन बनाना, सिक्के बनाना। और जो सिक्के को तुड़वा के उसका यूज करना, उसकी वैल्यू के बराबर एनर्जी ले लेना, वो जो होता है वो होता है रेस्पिरेशन। अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझो। फोटोसिंथेसिस में जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स, वो सब स्टोर होकर के अलग अलग रूपों में स्टोर हो जाते हैं, कहीं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कहीं मंड के रूप में, कहीं स्टार्च के रूप में, या अलग अलग रूपों में। जब आप सांस लेते हो तो वही मॉलिक्यूल्स, वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं और फिर आपको एनर्जी देते हैं। कैसे टूटते हैं? इनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्या है, या ऑक्सीडाइजेशन होता है, ये क्या है? इनमें आकर के ऑक्सीजन जुड़ जाती है, वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल या अणु होते हैं उनमें आकर के ऑक्सीजन जुड़ जाती है और फिर ये टूट जाते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में। अगर कोई कॉम्प्लेक्स, मान लो कि आपने 2 ईंट जोड़ करके दीवार बनाई, 2 ईंट की दीवार है, तो वो प्रकाश संश्लेषण हो गया, और फिर आपने उनको तोड़ दिया, मतलब दोनों ईंटों को अलग कर दिया, तो वो जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन है। कैसे आपने दोनों ईंटों को अलग किया? पावर लगा के। वो पावर कहां से मिल रहा है रेस्पिरेशन में? ऑक्सीजन से मिल रहा है, ठीक है, इतना समझो। तो श्वसन में ऑक्सीकरण होता है भोज्य पदार्थों का, जो आप खाते हो वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उनको ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, ठीक। अब उसके बाद फिर रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग 2 अलग अलग चीजें हैं। सांस लेना और श्वसन 2 अलग अलग चीजें हैं। इंग्लिश में टर्म्स रिस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हिंदी में श्वसन और श्वासोश्वास, श्वास उच्छ्वास, श्वास मतलब श्वास लेना और वापस करना, इनहेल एक्सहेल, दैट इज ब्रीथिंग। और उसके बाद रिस्पिरेशन अलग है, ब्रीथिंग से रिस्पिरेशन अलग है। तो अगर आपसे बोला जाए कि रिस्पिरेशन सिस्टम के बारे में मैं पढ़ने जा रहा हूं या जा रही हूं, या मैं श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहा हूं या जा रही हूं, तो कभी ये मत कहना कि मैं सांस कैसे लेते हैं इसके बारे में पढ़ने जा रहा हूं या जा रही हूं।
इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, जो आप सांस लेते हो वो कहां तक होता है, और जो आपका श्वसन या रिस्पिरेशन होता है वो कहां तक होता है। ब्रीथिंग कहां तक होता है, रिस्पिरेशन कहां होता है। इस फिगर में देखो ध्यान से, आपने बाहर जो हवा है उससे ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन आपके नाक में आई, फिर वो आपका पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वास नली है, उसके बाद फिर आपके फेफड़ों तक पहुंची। तो ये जो फेफड़ों तक बाहर की हवा आपके लंग्स तक पहुंच रही है, ऑक्सीजन से भरी हुई हवा आपके लंग्स तक जा रही है, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग, इसको बोलते हैं सांस लेना। इतना आप फील करते हो, इसलिए आप कहते हो कि यही रिस्पिरेशन है, यही श्वसन है, जबकि ये श्वसन नहीं है। दिस इज ओनली ब्रीथिंग, दिस इज इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एटमॉस्फेरिक एयर। वायुमंडल की वायु को अंदर लेना और बाहर निकालना, भीतर की वायु को बाहर निकालना, ये है ब्रीथिंग। रिस्पिरेशन आपकी सेल्स में होती है, कोशिकाओं में होती है, रिस्पिरेशन उसके आगे की चीज है। अब ये कैसे होता है, सिंपली समझ लो। आपने हवा, ऑक्सीजन से भरी हुई हवा में सांस ली, तो आप जो हवा अपने अंदर ले रहे हो नाक से, उसमें नियर अबाउट 21%, 21% ऑक्सीजन है और 0.0003% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आपके फेफड़ों तक पहुंची, ये हो गया ब्रीथिंग, ये हो गया सांस लेना, शुद्ध हिंदी में श्वासोच्छ्वास हो गया ये, ठीक है। अब जब ये आपके लंग्स में पहुंची, तो ये लंग्स आपकी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको ये गैस भेजती हैं। कैसे भेजती हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सब हमें अभी हम अगले स्लाइड में देख रहे हैं। तो ये फिर ये सारे गैसेस सेल्स को ट्रांसफर करती हैं कि कोशिका बहन या कोशिका भाई, ये मैं फेफड़ा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं गैस लेकर के आया हूं, ये लो गैस स्वीकार करो। तो कोशिका बोलती है कि ये पहले भी तुम गैस लेकर के आए हो, वो पड़े पड़े मेरे भीतर सड़ गया है। तो फेफड़ा बोलता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, लाओ तुम अपने वो जो गंदा वाला गैस है, जो वेस्ट वाला गैस है, वो मुझे बाहर दे दो। तो फेफड़ा वो नई गैस ले जाकर के कोशिका को या सेल को दे देता है, और सेल जो है, सांस पूरा रेस्पिरेशन वही होता है, सेल कोशिका के भीतर ही सारा काम होता है, और वहां से जो वेस्ट गैसेस होती हैं वो फेफड़े को दे देती हैं। फिर फेफड़े में जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है, वो उस वेस्ट गैस को आपके नाक से बाहर निकाल देता है। तो ऑक्सीजन आप अंदर लेते हो, आपके फेफड़ों में जाता है, ये ब्रीथिंग हो गई, फेफड़े उसको सेल को भेजे, सेल में एक्चुअल में रिस्पिरेशन हुआ, सेल ने एक्चुअल में सांस ली। कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया होती है, कैसे होता है अभी आगे पढ़ रहे हैं। तो कोशिकाओं से जब सांस की प्रक्रिया ली, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकला, बहुत सारा हार्मफुल गैस बन गया। वो हार्मफुल गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो उसको बाहर भी निकालना है, वरना सेल में रहेगा तो खराब हो जाएगी बॉडी। तो उसको फिर उसने फेफड़े को दे दिया, सेल ने। कोशिका बोली कि फेफड़े भाई, लंग्स भाई, तुम मेरे बड़े भाई हो, ये वेस्ट पड़ा हुआ है, ले जाकर के डंप कर दो कहीं। फेफड़े ने ले लिया, तो फेफड़ा अपने भीतर थोड़े रखेगा, वो भी बाहर निकाल दिया ला करके। तो हम ऑक्सीजन से भरी हुई वायु को अंदर लेते हैं, फेफड़ों तक ले जाते हैं, दैट इज ब्रीथिंग। अगर वो सेल तक जाती हैं तो उसको बोलते हैं रिस्पिरेशन, श्वसन। और फिर वहां श्वसन से जो गैसेस, खराब गैसेस निकली हैं, वो फेफड़ों तक आती हैं, फेफड़ों से हमारी बॉडी के बाहर जाती हैं। ये सारे जो प्रोसेस होता है, ये सब मिला करके इसको बोलते हैं रिस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में जो ब्रीथिंग होता है, सांस लेना होता है, वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है। इस पूरे के पूरे सिस्टम को रेस्पिरेशन बोलते हैं, लेकिन इसका जो वो हिस्सा जो हम फील करते हैं, जो हम देखते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग, और जो हमें दिखाई नहीं देती उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जो सेल पे होता है, सेल के भीतर जो सांस लेने की एक्टिविटी होती है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। और जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, नाक, फेफड़ों, इन सब के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से जो सांस लेने वाली एक्टिविटी होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, सिंपल है। अब ब्रीथिंग के लिए तो वही है, नाक है हमारा, फिर हमारे लंग्स हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ह्यूमन कैसे सांस लेता है, क्या क्या होता है हमारी बॉडी में जब हम सांस लेते हैं। तो देखो, पहला 4 स्टेजेस होते हैं। पहले तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, बाहर का रेस्पिरेशन जो हम देख रहे हैं, हमने सांस ली, हमारी लंग्स में हवा गई, ठीक है। उसके बाद जो हमारे लंग्स में हवा गई है, उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, उन गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होता है, लंग्स से सेल्स तक, है ना। वो बोलता है लंग्स की, बड़ा भाई हूं, ले जाओ गैस, अच्छी गैस लाया हूं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बाद जब वो बहन, छोटी बहन या सेल, जब वो गैस पा जाती है, तो वो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, सेल के भीतर रेस्पिरेशन होता है। और फिर वहां पे बहुत सारे
इंटरनल रेस्पिरेशन आपके टिश्यूज में होता है, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस लंग्स से टिश्यूज को होता है, फिर टिश्यूज अपने छोटे छोटे बच्चे जो घर में होते हैं सेल्स उनको भेजता है, और वहां पे जो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, कोशिकाओं में जो सांस ली जाती है, वहां पे पूरा प्रोसीजर होता है, वहां पे कुछ वेस्ट गैसेस निकलती हैं, सेल जो है वो टिश्यूज को भेजती है, टिश्यूज लंग्स को भेजता है और लंग उनको फिर बाहर निकाल देता है। ऐसे ही मनुष्य में श्वसन होता है। बाकी इजिली मैंने हैंडआउट में लिख दिया है, वहां पे आप जान लोगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन क्या है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस क्या होते हैं। तो देखो, एरोबिक रिस्पिरेशन ऐसा रिस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन खूब होती है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाले रिस्पिरेशन को हम एरोबिक रिस्पिरेशन बोलेंगे, और ऑक्सीजन अगर बहुत कम है या ऑक्सीजन अब्सेंट है तब जब हम सांस लेते हैं उसको बोलते हैं एनॉर्बिक रिस्पिरेशन। हम सांस नहीं लेते, हमारी जो कोशिका सांस लेती है वो, तो अगर हमारी कोशिका सांस ले रही है और उस समय वहां पे ऑक्सीजन मौजूद है तो हम बोलेंगे कि एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है, और अगर वहां पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो हम बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, इजी है, बहुत टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, सेल हमारी जो कोशिका होती है वो कैसे सांस लेती है, यहाँ पे मैंने दिखाया है। देखो, इसके 3 स्टेज होते हैं। तीसरा स्टेज आपसे पूछा नहीं गया है कभी एग्जाम में, ना ही पूछा जाएगा। दो स्टेज आप अच्छे से जान लो। पहला स्टेज होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, आपके बॉडी में जो खाना है वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है। तो जब आप सांस अंदर लेते हो, ऑक्सीजन अंदर जाती है, सेल्स तक पहुंचती है, तो वहां जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज से मिल जाती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है, और फिर वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देती है और 2 मॉलिक्यूल्स बनाती है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु बनाती है, और उन दोनों अणुओं को, हर एक अणु को बोलते हैं पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल, या इनको पायरुवेट्स भी बोलते हैं। तो पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल आपके ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस में रिस्पिरेशन के दौरान होता है ग्लाइकोलिसिस। इसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है उसमें ऑक्सीजन जाकर के मिल जाती है और ग्लूकोज को तोड़ करके 2 पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनाती है। ये तो पहला स्टेज हो गया। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है आपकी बॉडी का, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे भी 2 चीजें होती हैं। उसमें से एक चीज हमको जानने की जरूरत है, दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बारे में एक साइंटिस्ट ने बताया था, और उसने बोला था कि रिस्पिरेशन या सांस लेने, कोशिकाओं में जो सांस लेने की गतिविधि होती है, एक्टिविटी होती है, उसमें जो मैं जो बताने जा रहा हूँ, क्रेब्स ने बोला कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वो पूरा बाकी ऑर्गेनल्स जो होते हैं या कोशिका का जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म है उसमें ना होकर के केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसने क्या बोला, उसने बोला कि देखो भाई, ग्लाइकोलिसिस तो हो गया, उसके बाद जो बाकी सारा काम होगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में सारा प्रोसेस होगा, साइकिल होगा, साइट्रिक एसिड वगैरह का साइकिल बनेगा। कॉम्प्लेक्स है, मैं इसलिए बहुत सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में जितनी जरूरत है उतना आप जानिए। इसमें उसने कहा कि सारा प्रोसीजर होगा और सबसे ज्यादा एनर्जी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा होगी। जो आपको जानने की जरूरत है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्रेब्स साइकिल के दौरान जो दूसरा स्टेज है आपके सेल में, जो रेस्पिरेशन का दूसरा स्टेज होता है, उस दौरान सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो वो 2 पायरुविक एसिड बनाता है, और ये पायरुविक एसिड फिर आगे का काम बढ़ाते हैं। फिर क्रेब्स साइकिल नाम का एक रिएक्शन होता है, ठीक है, इसको साइट्रिक एसिड रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये सारा रिएक्शन जब होता है तो उससे क्या होता है, 36 एटीपी के अणु, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 36 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और हम जानते हैं कि एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी बॉडी का एनर्जी कॉइन होता है, हमारी कोशिका का ऊर्जा सिक्का होता है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसी तरीके से हमें एनर्जी पूरा मिलता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन यही होता है। फिर इसमें वेस्ट होता है, वो फिर ट्रांसफर हो जाता है फेफड़े को, फेफड़ा फिर बाहर निकाल देता है। देखो वेस्ट क्या है, रेड कलर का कार्बन डाइऑक्साइड, पानी H2O,
वो फिर हमारी बॉडी में तैरता है और उसको फिर हम इजेक्शन सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरी है वो हैंड आउट में भी लिखा है। और फिर ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम, इसके बारे में भी आपको बहुत नहीं पढ़ना है, नाक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बाकी हम लोगों को ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं है। बस ये समझो कि आपके फेफड़े में या आपके लंग्स में जो नाली या जो पाइप हवा लेकर के आती है ना, वो आपके फेफड़ों में बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड होती चली जाती है। तो जो मेन वाला ब्रांच होता है, मेन वाला जो शाखा होते हैं उसको ब्रोंकस बोलते हैं, और फिर ब्रोंकस के जो ब्रांचेस निकलते हैं उनको फिर ब्रोंकाइल बोलते हैं। ठीक है, वो सब मेन नहीं है। मेन इसमें एक चीज जान लो, डायाफ्राम कहाँ होता है। आप अपने सीने पे हाथ रखिए, फेफड़े के नीचे, पेट के ऊपर, तो एक हड्डी आपको होती है, मतलब हड्डी क्या कहेंगे, हड्डी अब कार्टिलेज है कि नहीं है ये मैंने देखा नहीं है, बट एक ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है कि ये सिकुड़ता है और फैलता है। तो जैसे मान लो कि डायाफ्राम सिकुड़ गया, यानी डायाफ्राम नीचे आ गया, तो जब डायाफ्राम नीचे आ जाएगा तो आपके फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल जाती है। जब आपके फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल जाती है, इसका मतलब है कि वो और हवा भर सकते हैं या उन्होंने ऑलरेडी और बहुत ढेर सारी हवा भर रखी है। तो जब आप सांस लेते हो, जब आपके फेफड़े फूले होते हैं तो डायाफ्राम नीचे चला जाता है। फिर डायाफ्राम जब ऊपर आता है तो वो लंग्स पे, आपके फेफड़ों पे प्रेशर बनाता है कि भाई ये हवा बाहर निकाल लो, अब मुझे ऊपर आना है। ठीक है, तो आपके फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाती है। तो डायाफ्राम का ये काम है। डायाफ्राम के बारे में मैंने हैंडआउट में भी लिख दिया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। आपसे एग्जाम में डायाफ्राम के बारे में पूछा गया है, अक्सर पूछा गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और एक मिनट, हाँ, अब उसके बाद आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ लो। यस सर, Yes, जो sir, जो पीडीएफ आप भेजे थे ना। आवाज वाइब्रेट कर रहा है अदिति। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तुम बोलो, या तुम ऐसा करो, तुम जिसके जो क्वेश्चंस हो वो टाइप कर दे। इन कॉल मैसेजेस है, उस पर टाइप कर दो। मैं भी हूँ, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को, वहां पे मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं उसका जवाब देता चलता हूँ। ठीक है, टाइप करो जल्दी जल्दी। कोई टाइप कर रहा है भाई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. टाइप करो दीदी, टाइप करो। अंकिता, अनुष्का, आस्था, गरिमा, रजनी, रवि, श्रेया, सृष्टि, सृष्टि, वैष्णवी, कोई क्वेश्चन हो तो तुम लोग टाइप कर लो। टाइप कर लो, स्पेलिंग मिस्टेक होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से बस टाइप करो, पूछो जो दिमाग में हो। आज मेरी क्लास में 2 लड़के भी थे, आदित्य और रवि। यस सर। Yes, sir. कोई क्वेश्चन है रवि? नो सर। No, sir. अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ लोगों की वॉइस शायद वाइब्रेट नहीं हो रही है, तो मैं एक एक करके पूछता हूँ। सृष्टि, कोई क्वेश्चन है? सृष्टि सिंह। ओके, वैष्णवी, कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, और कौन है? वीना, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ठीक है। श्रेया सिंह, कोई क्वेश्चन है? नो सर। सृष्टि यादव। नो No, सर। sir. ओके, गरिमा, नो No, सर। sir. आस्था, नो सर। No, sir. नहीं है. ओके, अनुष्का, यस Yes, sir. हाँ बोलो। सर जो Sir, जो एटीपी होता ATP होता है, हम्म, वो वो रेस्पिरेशन respiration में में
यूटिलाइज होता है या फिर हाँ रुको, देखो सीधा सा सिंपल सा ये है, देखो एटीपी एक वैल्यू है, ठीक है, इसको ऐसे समझो कि एटीपी एक वैल्यू है। मॉलिक्यूल होता है एटीपी, हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है एटीपी, उसमें फॉस्फेट होता है और भी कुछ केमिकल्स होते हैं, वो सब मिल करके एटीपी बनाते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब पौधे खाना बनाते हैं, तो वो अपनी जो एनर्जी है वो एटीपी मॉलिक्यूल में स्टोर करते हैं। ऐसे छोटे छोटे अणु होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें फॉस्फेट वगैरह होते हैं, उनमें अपनी एनर्जी को ले जाकर के स्टोर कर देते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन होती है वो जा करके इन्हीं मॉलिक्यूल्स पे हथौड़ा चलाती है, इनको तोड़ देती है। तो जब वो मॉलिक्यूल जिसमें एनर्जी स्टोर होगी उसको आप तोड़ दोगे तो क्या होगा, उनकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो कि मान लो तुम लोगों के यहाँ, हम लोगों के यहाँ घरों में तेल आता है, रिफाइंड का तेल आया है, तो वो जो रिफाइंड का तेल है पैकेट वाला, या सरसों का तेल है पैकेट वाला, उसको हम मान लेते हैं कि ये एटीपी है, और उसके भीतर जो तेल है उसको हम मान लेते हैं कि एनर्जी है। तो फिर हम उसको कैंची से काट देते हैं, तो ये जो कैंची काट रहे हैं ये समझ लो कि ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन जाकर के मिल जा रहा है एटीपी से। तो एटीपी टूट जाता है, फट जाता है, और जब होता है तो क्या उससे क्या निकलता है, तेल निकलता है। तो ऐसे ही समझो कि एटीपी के भीतर एनर्जी है और ऑक्सीजन जाकर के उस एटीपी को तोड़ दे रहा है। एटीपी में ऑलरेडी उसके भीतर एनर्जी स्टोर है, तो जब ऑक्सीजन जाकर के उसको तोड़ देगा तो उसके भीतर की एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जब उसके भीतर की एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो वो हमारी बॉडी के काम में आएगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में सब कुछ स्टोर होता है, और फिर सांस लेते हैं तो वो फिर स्टोर टूट जाता है, मतलब तोड़ देते हैं हम लोग उस सब चीजों को, और फिर वो जो एनर्जी उससे रिलीज होती है वो हम यूज करते हैं। तो जो डाइजेशन सिस्टम होता है, पाचन, वो तो पैकिंग का काम करता है, तेल को पैक करता है, स्टोर एनर्जी को स्टोर करता है। और जो रिस्पिरेशन होता है वो तेल के उस पाउच को काटता है, एनर्जी को रिलीज करता है, उस मॉलिक्यूल को तोड़ता है ताकि एनर्जी मिले और हम उसको अपने डेली यूज में अपनी बॉडी के लिए यूज कर सकें। तो एटीपी ये होता है। एटीपी को इसीलिए बोलते हैं एनर्जी कॉइन, ठीक है, ऊर्जा का सिक्का। उस सिक्के में एनर्जी स्टोर है। अब उस एनर्जी को अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसको तोड़वाओ। तोड़वाते कैसे उस सिक्को, जैसे 10 रुपए का सिक्का है, उसकी वैल्यू है, तो उसके भीतर मॉनेटरी वैल्यू है, वो एनर्जी है, उसके भीतर ऊर्जा है कि आप उससे कुछ खरीद सकते हो। तो उसको जब आप दुकान पे ले जाते हो, कहते हो 5 रुपए का मुझे टॉफी दे दो, 5 रुपए मुझे वापस कर दो, तो 5 आपने उस सिक्के को तोड़वा तो दिया। तो एक्चुअली हुआ क्या, सिक्का तोड़ा आपने हथौड़े से नहीं, आपने वो जो वैल्यू थी उसको यूटिलाइज कर लिया। तो ऐसे ही एटीपी के भीतर जो एनर्जी होती है उसको आप यूटिलाइज कर लेते हो जब आप सांस लेते हो, ठीक है। यस सर। समझ गई ना अनुष्का, कोई दिक्कत? नहीं सर, हो गया क्लियर। ओके, अंकिता कोई क्वेश्चन? यस सर, एक बार को आप एक्सप्लेन कर सकते हो किसके बारे में? सॉरी अंकिता, आवाज साफ नहीं आ रही। यस सर, हाँ, पेरिफेरल ऐसे समझ लो कि, अच्छा तुम लोगों को मैं बताता हूँ पेरिफेरी क्या है। जैसे आज इंडिया इंग्लैंड का मैच हो रहा है, ठीक है, तो विराट कोहली मान लो बैटिंग कर रहा है, तो विराट कोहली ने बैट के हैंडल को पकड़ के रखा है। तो बैट के हैंडल जिसपे विराट कोहली का पकड़ है, बैट को समझ लो कि वो पूरा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो बैट का जो हैंडल है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बॉल जो आकर के लग रही है वो मान लो कि बैट के सबसे नीचे वाला जो एरिया होता है ना, जहां पे अगर पड़े गेंद तो सीधा छक्का जाता है, वहां पे आकर के गेंद लग रही है। तो बैट का वो जो सबसे नीचे का हिस्सा है उसको बोलते हैं पेरिफेरी, परिधि। जो सेंटर से दूर है उसको बोलते हैं पेरिफेरी। जैसे और इजीली मैं तुमको बताता हूं, आप लोगों में से कोई बिहार का होगा, कोई एमपी का होगा, कोई लखनऊ का होगा। तो हम लोग अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि पेरिफेरियल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। ये बहुत शब्द है, ये साइंस नहीं है, ये बेसिक इंग्लिश है जिसमें हम लोग थोड़ा फंस रहे हैं। वो ऐसा समझो कि हमारा एक स्टेट कैपिटल होता है हमारे हर राज्य का, लखनऊ, भोपाल या फिर पटना। अब पटना से आपका डिस्ट्रिक्ट जो है, मान लीजिए अगर आपके बिहार के बॉर्डर पे आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तो वो सेंटर से दूर है ना, सेंटर यानी कैपिटल से दूर है ना, तो आपके डिस्ट्रिक्ट को बोला जाएगा कि ये पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट है।
ऐसे ही लखनऊ से अगर आपका डिस्ट्रिक्ट दूर पड़ता है, यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है, तो उसको बोलेंगे कि ये पेरिफेरी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी बॉडी में वो सारे नर्व्स जो आपके दिमाग यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, आपके नर्वस सिस्टम के कैपिटल से दूर हैं या फिर किनारों पे स्थित हैं, कोनों पे स्थित हैं, उनको बोलते हैं नर्वस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आदेश देता है और फिर ये सब ले जा करके एग्जीक्यूट करते हैं उसको, पेरिफेरल वाले। पूरी बॉडी में यही सारी चीजें तैरते रहते हैं। ठीक है अंकिता, समझ में आ रहा है ये? यस सर। पेरिफेरल मतलब किनारे का, पेरिफेरी वर्ड का मतलब यही होता है कि कोने का, जो सेंटर से एकदम दूर हो, बॉर्डर पे हो, तो वो सब पेरिफेरल है। तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मिलकर के बना है, लेकिन आपके हाथ की उंगली में जहां आपका नाखून है वहां पे भी तो नर्व है, वहां पे भी तो तंत्रिका है, तभी आप किसी चीज को टच करते हो तो फिर ब्रेन तक जाता है। तो ये जो हाथ वाला नर्व है, हाथ वाली जो कोशिका है, उसको क्या बोलेंगे कि ये पेरिफेरल नर्व है। ठीक है, और जो दिमाग है उसको क्या बोलेंगे कि ये सेंट्रल नर्व है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और उंगली, हाथ के पंजों का जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है उसको बोलेंगे कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। या आपके पाँव का जो नर्वस सिस्टम है उसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि ये छोरों पे है, हमारी बॉडी के कोनों पे स्थित है और सेंटर से दूर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर है। ठीक है अंकिता, यस सर। समझ में आ गया? अदिति चली गई क्या? अदिति आ गई। अदिति टाइप किया तुमने क्वेश्चन अपना? हाँ, ओके। द लार्जेस्ट सेल इज, एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच इज द लार्ज। अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा पहला ये है कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है? अदिति आवाज जा रही है? अदिति नहीं है क्या? लीव कर चुकी है सर वो। आ गई। चलो अदिति, आवाज मेरी जा रही है? अच्छा, कट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। पहला तुम्हारा क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है? लार्जेस्ट सेल, हाँ, ओके। लार्जेस्ट सेल जो है वो शायद ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसमें पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो उसमें पाई जाती है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसमें एक सेल पाया जाता है, वो शायद लार्जेस्ट सेल है। मुझे कंफर्म करना होगा लार्जेस्ट सेल दुनिया में कौन सी है। ठीक है, जितने भी स्पीसीज, जितने भी जीव जंतु या पौधे हैं, उनमें सबसे लार्जेस्ट सेल किस में पाया जाता है, ये मैं कंफर्म करके आपको कन्वे कर दूंगा मैसेज, और सबको ग्रुप में बता दूंगा। ऑस्ट्रिच के एग में ही पाया जाता है ना शायद? यस सर। हाँ, तो वो ऑस्ट्रिच के एग में, ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, वो काफी बड़ा होता है, तो उसमें जो सेल होता है वो लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट ह्यूमन जो सेल होता है वो न्यूरॉन होता है। 90 सेंटीमीटर मैंने बोला, 90 सेंटीमीटर उम्र की अलग अलग अवस्थाओं में होता है। जैसे एक बच्चा है, अब बच्चा कुल मिलाकर के खुद ही 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर का है, तो उसके भीतर 90 सेंटीमीटर का न्यूरॉन कहाँ से तुम लेते आओगे? ऑब्वियस सी बात है। ऐसे ही वो अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे डिपेंड करता है, बट एग्जैक्टली ये है कि सबसे बड़ा जो सेल होगा हमारी बॉडी में वो कोई न्यूरॉन सेल होगा। बाकी जो सेल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको हम ऐसे देख नहीं सकते। जैसे आप अपने सीधा सा जानो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो भी तो आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अब वो छोटे छोटे स्पाइनल कॉर्ड से, छल्लों से मिलकर के आपकी पूरी, आप उसको बोल देते हो कि ये रीढ़ की हड्डी है, बट एक्चुअली ये रीढ़ की हड्डी ना होकर के छोटे छोटे छल्लों से मिलकर के बनी है। तो उसके बीच से भी या उसमें भी न्यूरॉन होता है। अब आप अपने रीढ़ की हड्डी को सोचो कि ये कितना लंबा है, पूरे के पूरे पीठ में है। ठीक है, तो आपकी पीठ की लंबाई कितनी है? मान के चलिए कि 50 से 60 या ऐसे ही इसी रेंज में होगी। तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल वहां पे पाया जाएगा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पास में। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, ना ही वो आपसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्यूरियोसिटी है तो आप गूगल कर सकते हो या फिर पता कर सकते हो, बट उसको इतना इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए नहीं है। एग्जाम के लिए बस इतना इंपॉर्टेंस है कि न्यूरॉन जो होता है, नर्व सेल्स जो होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ा सेल होता है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट सेल, दैट इज ओके, दैट्स फाइन, ग्रेट क्वेश्चन। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट,
आई थिंक लार्ज और लॉन्ग में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तुमने पढ़ा है क्या लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? अगर हो तो बताओ अदिति। सर ऑप्शन में था तो सर नॉर्थ सेल था। मे बी ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जो अभी बताया गया बताए है। ना आप लार्जेस्ट सेल, इसलिए ऑप्शन में था ही नहीं लार्जेस्ट सेल का, रिसीवर इसमें फील्ड ओवन करते थे। ओके देखो अदिति, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में वही बता रहा हूँ, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा। अब जब हम नर्व या सेल्स की बात करते हैं, या देखो एक पाइप है, तो अगर पाइप 3D में है, अब इसको मैथमेटिकल कैसे समझो, ऐसा समझो कि पतली पतली नालियां होती हैं जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, तो उनकी मोटाई बहुत ज्यादा ज्यादा होगी नहीं, बहुत ज्यादा मोटी वो नर्व्स नहीं होंगी, पतली पतली होंगी। तो क्या हो सकता है उनमें, वो लंबी हो सकती हैं बस। तो ये जो लार्जेस्ट सेल है ना, सबसे लंबी कोशिका जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली लॉन्गेस्ट सेल ही है। तो मैं बोल रहा हूँ 90 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सबसे लंबी है इसीलिए सबसे बड़ी है, ठीक है। सबसे बड़ी होने का पैमाना क्या है, क्राइटेरिया क्या है सबसे बड़े होने का, कि ये सबसे लंबी है इसलिए सबसे बड़ी है। इसको अगर हम फैलाएं तो ये सबसे लंबा हमें दिखेगा, तो ये सबसे बड़ा सेल हमारी बॉडी का होगा, दैट इज न्यूरॉन। तो लॉन्गेस्ट भी होगा तो भी न्यूरॉन लिखना ऑप्शन में होगा तो, और लार्जेस्ट होगा तो भी न्यूरॉन लिखना ऑप्शन में होगा तो, ठीक है। बिगेस्ट जो अगर कोई टर्म आएगा कि सबसे बड़ी बिगेस्ट, तब हम थोड़ा सोच सकते हैं कि यार लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट तो समझ में आ गया कि उनको फैला दो तो सबसे लंबा कौन है सबसे बड़ा कौन है, लेकिन बिगेस्ट का मतलब हो गया कि अगर वो गोला भी होगा तो वो बड़ा होगा, गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग की जहां बात आएगी वहां यूनिलीनियर आएगा, एक रेखा में बात आएगी, यूनिडायरेक्शनल आएगा कि लंबा कौन है, ठीक है, उसको बोलेंगे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, ठीक है। बिगेस्ट ऐसे समझो यही है, तो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एक ही है, ठीक है दीदी। आवाज जा रही है दीदी? समझ में आ रहा है ना? वैसे मैं एक बार चेक करूंगा लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट, आई थिंक वर्ड का फर्क है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिका। ओके ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? चलो इसके बाद हम लोग अगला जो क्लास लेंगे वो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और जब उसके बारे में हम पढ़ लेंगे तो उसी क्लास से रिलेटेड हमारी क्लास होगी कोरोना वायरस पे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते क्लास ले लें, थोड़ा टर्बुलेंस है, कुछ काम मुझे आ जा रहे हैं जरूरी, तो हो सकता है मैं अगर जैसे कल मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कल मैं क्लास ले लूंगा, अगर नहीं ले पाया तो परसों ले लूंगा, किसी भी टाइम ले लूंगा, बट मैं इस हफ्ते आपको पूरा खींच के होली से पहले पहले पूरा बायोलॉजी खत्म कर दूंगा, और होली से पहले पहले मैं आपको पीडीएफ हैंडआउट्स जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और फिर टेस्ट सीरीज में फर्स्ट वीक में भेज दूंगा। करंट अफेयर मैं लेता रहूंगा साइंस के, वो 2 या 3 क्लास में सब हो जाएगा। हाँ, जब साइंस के करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा तो मैं उसके हैंडआउट्स आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, उसमें कहानी रहेगी, बहुत सारी चीजें, और जो चीजें जानने लायक, एग्जाम के लिए याद करने लायक होंगी, वो ऑलरेडी मैं उस स्लाइड में लिख दिया करूंगा। तो आप जब हम लोग का लेक्चर होगा स्लाइड के थ्रू, तो उसको देखते हुए, और अगर उस दौरान नहीं नोट कर पाते हैं तो जब मैं स्लाइड ग्रुप में भेजूंगा तो वहां से भी आप उसको याद कर सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो कि हाँ ये याद रखना है। बाकी पूरी कहानी होगी, मजे से पढ़ेंगे करंट अफेयर जो साइंस का होगा, और उसमें से अक्सर आएगा। तो हम हिग्स बोसोन पढ़ेंगे, हम क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जीन एडिटिंग कैसे होती है, अपडेटेड ह्यूमन कैसे बनते हैं, जैसे आप फोन अपडेट करते हो वैसे इंसानों को भी कुछ समय बाद अपडेट किया जाने लगेगा, तो उसके लिए नोबेल मिला था। अभी जो मैंने क्रेप्स साइकिल पढ़ाया है, क्रेप्स साइकिल के लिए ही 2019 का नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कहाँ क्या हो रहा है। अभी ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है, अभी परसिवरेंस रोवर के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है जो मंगल ग्रह पे गया है, गगनयान के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है, चाइना का एक स्पेसशिप कर रहा हूँ, एक सैटेलाइट गया था, वो चांद के दूसरे वाले सरफेस पे उतरा है। अब वो दूसरा सरफेस क्या है, दैट इज ज्योग्राफी में मैम आपको पढ़ाएंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब उसका अचीवमेंट क्या है, क्या उपलब्धि है, उसका नाम जान लीजिए बस। आपसे एग्जाम में वो पूछ सकता है, इसी एग्जाम में पूछता है, तो ये सब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कोरोना वायरस को डिटेल में पढ़ेंगे, कोरोना वायरस के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एलिसा टेस्ट क्या है, आरटीसीपीआर टेस्ट क्या है, और जितने भी चीजें हैं,
रेमडेसिविर दवा आई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा आई, या उसके वैक्सीन कौन कौन से आए, उन वैक्सीन को किसने बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट का कौन सा है वैक्सीन, भारत बायोटेक का वैक्सीन कौन सा है, कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बनाया उनकी वैक्सीन कौन सा है। ये सारी चीजें हम लोग जान लेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर में भी आ जाएंगी, जनरल नॉलेज में भी आ जाएंगी, साइंस में भी आ जाएंगी। ठीक है, आप लोग तैयार रहिएगा। इसी वीक में हम लोग कर लेंगे कोरोना वायरस वाला क्लास और जीएस का क्लास, और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि साइंस खत्म होगा उसके बाद मैं लाइव लेक्चर शुरू करवा दूंगा 15 अप्रैल से। तो फिर मैं टेस्ट पर्सनल आपको नहीं भेजूंगा, मैं वहीं पे आपका परफॉर्मेंस देखूंगा कि आप लोग लाइव क्विज जो हो रहा है उसमें आप लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो साइंस पढ़ के खत्म कर दो, मैं ब्रेक भी दूंगा 3-4 दिन का कि आराम से पढ़ के खत्म कर दो। फिर हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग जब हम लोग शुरू करेंगे उससे 1 या 2 दिन पहले मैं आधे घंटे की क्लास ले लूंगा, और उस क्लास में आप लोगों को बता दूंगा कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे रीजनिंग। जैसे मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है, वैसे ही मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा, उतना ही पढ़ना है जितना आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको यूपीएससी लेवल या आईएएस पीसीएस वाला रीजनिंग या कैट वाला रीजनिंग में पढ़ाने नहीं आऊंगा, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाओगे। वो सब उतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस उतना हमें पढ़ लेना है जिसमें से हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो क्रैक हो जाए। ठीक है, तो आप सभी को थैंक यू और गुड नाइट। आप लोग ख्याल रखिए, कोरोना का स्पेशली ख्याल रखिए। बीएचयू बंद हो गया है, कब खुलेगा पता नहीं, एग्जाम होंगे टाइमली होंगे, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहेंगे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे तो सब कुछ अच्छा होगा जब भी होगा। ओके, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सर। क्लास रिव्यू कर देना भाई सब ग्रुप में।